हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ये अब जो हमारा सेक्शन है, इसका सेक्शन 3 हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो नया कानून है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसका पहले नाम कुछ और था और अब नाम कुछ और है। टॉपिक है ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब ना इस टॉपिक का नाम है अभ्यास रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स पहले इस सेक्शन से, एक्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रेलेवेंसी है, क्या चीज रेलेवेंस कहलाती है। तो रेलिवेंस का अगर हिंदी मतलब समझे कि कौन सी चीज, कौन सी बात या कौन सा साक्ष्य या कौन सा कथन या कौन सी परिस्थितियां किसी केस से कनेक्टेड होंगी या उनकी क्या उपयोगिता उसमें होगी, उस उपयोगिता या वो कितनी ज्यादा न्यायालय उस पर विचार करने योग्य समझेगा, इस बात को सुसंगत कहते हैं, अर्थात रेलिवेंट कहते हैं, अर्थात विचारणीय कहते हैं, अर्थात कंसिस्टेंट कहते हैं, उससे बात से संबंधित होना। तो ये टॉपिक का इसमें चैप्टर नंबर 2 है। इस सेकंड चैप्टर में इसमें केवल और केवल ये सेक्शन करने के बाद फिर इसको दोबारा से कुछ दूसरा नाम दे दिया जाएगा इसको। तो इस चैप्टर का नाम है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। डेफिनेशन पढ़ देता हूं फैक्टर। एविडेंस may be given in any suit or proceeding of the existence and non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereafter declared to be relevant and of no others। क्या आपको इसकी समझ में आया या क्या नहीं आया, ये तो मुझे पढ़ दिया मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक्ट बहुत ध्यानपूर्वक, इसकी जो लैंग्वेज है वो अपने आप में ऐसी है कि आसानी से इसे समझना बहुत भारी है। 3 ही लाइन का सेक्शन, 3 ही लाइन की डेफिनेशन है ये। किसी वाद या कार्रवाई में हर विवाद्य तत्व के और ऐसे अन्य तत्व के जिन्हें एतस्मिन पश्चात सुसंगित घोषित किया गया अस्तित्व या अनिश्चित का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। स्पष्टीकरण यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बताएगी जिससे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवर्तन विधि के अधीन किसी उपबंध द्वारा यह साबित करने से निर्घित किया गया है। अब क्या समझ में आया आपकी? पढ़ी मैंने, किताब से पढ़ी, कहीं से बाहर से नहीं पढ़ी। तो इसे दोबारा पढ़ दूं यहां से एविडेंस को, अगर उनको समझ में आई हो तो। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं सरल शब्दों में। किसी भी न्यायालय में उस बात का एविडेंस, उस बात की साक्ष्य, उस बात की गवाही दी जाएगी जो फैक्ट्स इन इशू हैं। फैक्ट इन इशू, शायद मुझे लगता है इन्होंने डेफिनेशन में इसकी फैक्ट इन इशू रखे ही नहीं है। नहीं तो आपको फैक्ट इन इशू नहीं दिए हैं, बताए मैंने, फैक्ट इन इशू बताए आपको। अब समझा देंगे आपको। फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स, क्या बताया? फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स से संबंधित ही गवाही दी जाएगी, बाकी गवाही नहीं स्वीकार की जाएगी, अन्य को नहीं दिया जाएगा। दो बातें लिखें कि न्यायालय में किसी भी बात की गवाही या तो जो फैक्ट्स हैं या जो इशू बने हैं या जो चार्ज बना है
या जो आपके खिलाफ, मुलजिम के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, आरोप के अंदर बताया जाता है क्या है, तो वो जो फैक्ट इशू, जो घटना है, उससे संबंध की गवाही दी जाएंगी या उससे संबंधित गवाही दी जाएंगी जो उस घटना पर प्रकाश डाले। अन्य बातों को कोर्ट में नहीं लिया जाएगा, अर्थात कोर्ट बकवास करने की जगह नहीं है। हिंदी में समझ रहे हैं आप, इसे हिंदी में समझो, शुद्ध हिंदी में क्या है, जो चीजें फैक्ट्स इन इशू अर्थात चार्ज में दी गई हैं, उन बातों को सिद्ध करने के लिए जो जो बातें रेलेवेंट है, जो सबूत रेलेवेंट है, वो ही न्यायालय लेगा, बाकी बातें नहीं लेगा। इस तीनों शब्दों का अर्थ है, देखिए सुनिए, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट ऑफ इशू, कि क्या किसी फैक्ट इन इशू का अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है, इस बात की गवाही ली जा सकती है। किसी फैक्ट को या तो स्वीकार कराने के लिए या उसे रिवर्ट करने के लिए गवाही ली जा सकती है, अन्यथा नहीं, अर्थात बकवास नहीं, जो रिलेवेंट है वो लिया जाएगा। ये सेक्शन कहना चाहता है। मैं दोबारा आपको, देखिए इसकी लैंग्वेज कठिन है, लेकिन इसकी बातों को समझना पड़ेगा आपको कि हमसे लेजिस्लेचर क्या कहना चाहता है। ये देखिए, मैं आपको ये बता दूं, ये जो अब एक्ट आया है, ये 1862 वाले में थोड़े से सेक्शन है। 1872 में जो एक्ट निकला था, ये इंडियन एविडेंस एक्ट, उसी की रेप्लिका कॉपी समझना। इसमें 2-4 अमेंडमेंट हैं, बाकी पुराना एक्ट उठा लो। बहुत देखो, ये पतला सा एक्ट है, पतला सा एक्ट है, 63 पेज है नहीं इसमें पूरे 63, लेकिन इसे समझने में पूरी लाइफ गुजर जाती है और सुप्रीम कोर्ट तक इसी पे आर्गुमेंट और इसी एक्ट पर, इसी सेक्शन पर बहस होनी है। एविडेंस बताता है, सबसे बड़ी बात है कि क्या फैक्ट इशू है, क्या रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। आगे चलते हैं, अब इसको इतना ही समझें कि जो बातें चार्ज में दी गई हैं वो फैक्ट इशू हैं, उनको सिद्ध करने के लिए जो फैक्ट्स रिलेवेंट है, जो गवाही रिलेवेंट है, वो कोर्ट लेगा, अन्यथा नहीं लेगा, बकवास नहीं करे सुनेगा। तो सबसे पहले फैक्ट एंड इशू क्या, अब ये उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएंगे फैक्ट एंड इशू क्या होते हैं। तो जो ये फैक्ट एंड इशू और जो रिलेवेंट फैक्ट होंगे, ऐसे का एविडेंस दिया जाएगा, इन बातों की ही गवाही ली जाएगी, अन्यथा की नहीं ली जाएगी, जिन्हें रेलेवेंट इस एक्ट में घोषित किया गया। देखिए, अब जब आगे हम पढ़ेंगे तो जो चीजें रेलेवेंट हैं, शायद 55 या 57 सेक्शन तक सारी, या 54 सेक्शन तक आएंगी, जो रेलेवेंसी की बात करेंगी, वो सारे रेलेवेंट ही चलेगा। ये टॉपिक अब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स पर चालू हो चुका है। तो पहली बात आपको ये रखना है कि न्यायालय के अंदर वो बातें ली जाएंगी जो चार्ज के अंदर दी जाएंगी, तथा जो मामले से संबंधित होगी, बाकी बातों को ध्यान नहीं रखा जाएगा। ये कहना चाहता है ये लाइन, 3 लाइन बस। अर्थात उन बातों को जो एक्सिस्टेंस में है या एक्सिस्टेंस में नहीं है, उन्हें सबूतों के द्वारा पेश किया जाएगा या काटा जाएगा। एक पार्टी एक्सिस्टेंस सिद्ध करेगी, एक पार्टी एक्सिस्टेंस ना सिद्ध करेगी। इन्हीं बातों के लिए एविडेंस आएगी। उदाहरण है, क्वेश्चन ये है, फैक्ट एंड इशू ये है कि राजेश नाम के आदमी ने लाठी मारकर राजेंद्र का कत्ल कर दिया। क्या क्वेश्चन है? राजेश नाम के, भाई नाम से कोई ये मत समझना मैं किसी विशेष का नाम लेता हूं, ये तो नाम जहन में जो भी आ गया, इस नाम को बदला भी जा सकता है। राजेश नाम के एक व्यक्ति ने लाठी मारकर राजेंद्र का कत्ल कर दिया। ये क्या है? ये हमारी घटना है। ये इस बात को समझाने के लिए कर रहा हूं, ये वाली जो बात है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स, नॉट अदरवाइज।
इसको समझाना चाह रहा हूं आपको इस बात को। तो इसमें फैक्ट एंड इश्यू क्या बनेगा? राजेश द्वारा राजेंद्र को लाठी मारना, नंबर एक बात तो राजेश द्वारा राजेंद्र को लाठी मारना, एक ये फैक्ट है, ये फैक्ट इन इश्यू है। अर्थात ये इस बात पर न्यायालय को विचार करना है, ये बात एक बनी फैक्ट इन इश्यू। राजेश द्वारा ऐसी मार करके राजेंद्र का कत्ल करना, राजेंद्र ने ऐसी चोट मारी कि जिससे राजेंद्र का कत्ल हो गया, नेचर ऑफ इंजरी। राजेंद्र की मृत्यु कारित करने का और ये भी फैक्ट इन इश्यू है कि राजेंद्र की मृत्यु कारित करने का, ये भी एक इसमें फैक्ट इन इश्यू हो गया। का आशय, सॉरी आशय वर्ड रह गया था मेरे से लिखना, का आशय। तो अब इनसे संबंधित जो बातें हैं एविडेंस में वो ही लाई जाएंगी। एविडेंस में ये बातें ली जाएगी। अब क्या लाई जाएगी? ऐसा गवाह लाया जाएगा जो ये कहे मैंने देखा कि राजेश ने राजेंद्र के लाठी मारी, ये गवाही लाई जा सकती है। दूसरा, पुलिस ने लाठी बरामद की, तो वो पुलिस की गवाही ली जा सकती है कि भाई हाँ हमने लाठी बरामद की, जो मुलजिम ने बताई राजेश ने कि ये लाठी से ही मैंने मारा था, तो ये लाठी रिलेवेंट है। राजेश द्वारा ऐसी मार करके राजेंद्र का कत्ल किया गया, अर्थात वो चोट ऐसी मारी गई जिससे उसका मौत हो गई। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डॉक्टर बनाएगा, जो कहेगा कि हाँ लाठी की चोट ऐसी चोट थी जिससे वो आदमी मर सकता था, तो ये इंपॉर्टेंट, ये रेलेवेंट हो गया। राजेंद्र की मृत्यु कारित करने का आशय, आशय क्या था? राजेश ने 2 दिन पहले किसी केस में राजेंद्र ने 2 घंटे पहले राजेश के खिलाफ किसी केस में गवाही दी थी, या 2 घंटे पहले किसी जगह झगड़ा हो गया था, उस झगड़े से ये नाराज था, तो ये उसका आशय था, इसलिए इनने मारा। तो यहां फैक्ट इन इशू, ये 3 बातें हुई, हर केस में यही बातें होंगी, हर चाहे कोई सा भी केस। तो फैक्ट एंड इशू की जो बातें हैं और उनके लिए जो एविडेंस लाई जाएगी वो कोर्ट में सिद्ध की जाएगी, और उन्हीं बातों को कोर्ट कंसीडर करेगी। ये धारा ये कहना चाहती है। इसका एक एक सेक्शन 1-1 घंटे लगाएगा पढ़ समझने में। लेकिन मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है और मुझे अभी बहुत सारे एक्ट की कोशिश करनी है आपको। अब लास्ट में मेरा कहने का मारूजा सिर्फ ये है कि न्यायालय में इस कत्ल के जुर्म में सिद्ध करने के लिए बेकार की बातें ना करके ये मतलब की बातें, जो फैक्ट इन इशू है, जो घटना पर प्रकाश डालने वाली बातें हैं, वही सिद्ध करना चाहेंगी। यही ये धारा कहती है। शुद्ध हिंदी में बताता हूं इसे दोबारा। न्यायालय के अंदर केवल वही गवाही लाई जाएंगी जो कि फैक्ट इन इशू होंगी तथा मामले से संबंधित होंगी, कनेक्टेड होंगी। अन्यथा कोई भी गवाही न्यायालय के अंदर परमिट नहीं होगी। और ऐसी ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी चाहिए। पुलिस को ऐसे ही साक्ष्य कोर्ट में पेश करना चाहिए जो फैक्ट इन इशू से संबंधित हों और घटना के ऊपर प्रकाश डालते हैं। दैट्स ऑल। इसका एक और उदाहरण देके आपको इस सेक्शन को पूरा करता हूं। अब रेलेवेंट फैक्ट क्या है? एक आदमी का कत्ल हो गया और किसी के ऊपर आरोप है उसका कत्ल हुआ, या मान लो उसे किसी ने देखा ही नहीं, कत्ल हो गया। उस आदमी के शरीर में से जब पोस्टमार्टम हुआ तो एक गोली निकली। वो गोली पुलिस ने कब्जे में ले ली।
जब मुलजिम पकड़ा गया तो मुलजिम ने ये बताया कि मैंने फलाने पिस्टल से इसको गोली मारी थी, और वो गोली पिस्टल से बरामद करा देता है। तो फैक्ट इश्यू क्या है कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के गोली मारी, वो गोली डॉक्टर ने निकाल कर पुलिस को दी और वो पिस्टल उससे बरामद हुआ। ये फैक्ट इश्यू हो गया। और इसने हत्या किस बात पर की? अब इसमें रिलेवेंट गवाही क्या होगी? उस डॉक्टर का बयान जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की और वो गोली बॉडी से निकाली। पहली बात, इसकी रेलेवेंट बात ही हुई। दूसरी बात, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की वो रिपोर्ट जिसने कहा कि ये जो गोली बॉडी से निकली है और ये जो पिस्टल जो जांच के लिए भेजी गई है, जो मुलजिम से बरामद हुई है, ये गोली उसी पिस्टल से चली है। ये रेलेवेंट फैक्ट है। ये रेलेवेंट फैक्ट है। और फैक्ट इन इशू कि घटना हुई है, गोली चली है, बॉडी से निकली है। जब दो फैक्ट्स एक दूसरे से सामान्य अनुक्रम में कनेक्टेड हो, वो रेलेवेंट है। इस सेक्शन का उद्देश्य उन दो फैक्ट्सों की रिलेवेंसी को सिद्ध करना है। जो दो फैक्ट्स मामले की तह तक न्याय को पहुंचाने में सफल होते हो और उनकी जो कनेक्टिविटी है, उन्हें सिद्ध करना ही इस सेक्शन का उद्देश्य है। इस सेक्शन का उद्देश्य एविडेंस की लिमिट्स को बांधना है कि लिमिट क्या हो, उसकी लिमिटेशन क्या हो। ये नहीं कि अननेसेसरी फैला दिया, बड़ा फैला दिया, मार मुलक्का, नहीं, उसकी लिमिटेशन बांधनी है एक्ट की। अर्थात जिन तथ्यों को, जिन फैक्ट्स को न्यायालय में सिद्ध करने की अनुमति है, उन्हें सुसंगत सत्य, रेलेवेंट फैक्ट्स कहा जाता है। रिलेवेंसी लीगल होनी चाहिए। रिलेवेंसी जो है लीगल होनी चाहिए, तार्किक नहीं। ये सेक्शन तर्क को जगह तो देता है, लेकिन तार्किक, हाइपरबोलिक या हाइपोथेटिकल बातें नहीं। तर्क को ये महत्व देता है। तर्क आप दे सकते हैं, लेकिन तर्क ग्राह्य नहीं है। हाँ, तर्क आपका है तो कोई लीगलिटी लिए हुए हो। कहना का तरीका यह है कि इस के अंदर वही सबूत पर कोर्ट एडमिसेबल करेगी जो रेलेवेंट है या जिन्हें साबित किया जाता है। दैट्स ऑल। यहां ये टॉपिक खत्म 19 मिनट में। अब इसके बाद एक सेक्शन इनका फिर आता है, सेक्शन 4 आया है। ये धीरे धीरे एक एक लाइन की डेफिनेशंस ही आएंगी और इनको ही समझना है। एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, एक ही
एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुगंध थी। जो तथ्य विवाद न होते हुए भी किसी विवाद्य तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार सशक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं। वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समय या स्थानों पर घटित हो। कुछ आया समझ में? नहीं आया? हाँ, नई बात बनी। अंग्रेजी में पढ़ लें, हिंदी में ना पढ़ पढ़ा हो तो आपके। सेक्शन 4, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट्स, हिंदी में से इसको हिंदी में तर्जुमा करूंगा, हिंदी का सरल हिंदी वाला। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इश्यू are so connected with the fact in issue or relevant facts as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time or place or at a place different time and place। वो क्या कहना चाहता है ये आपको है तो दो लाइन बस समझने की बात है। वही दो शब्द याद रखो जो पिछले वाले हैं, फैक्ट एंड इशू, रिलेवेंट फैक्ट, वही बात ये कह रहा है। ये कहता है वो फैक्ट्स चाहे वो फैक्ट इन इशू ना हो, वो फैक्ट्स, वो तथ्य घटना के जो फैक्ट इन इशू नहीं है, जो मामले के से संबंधित नहीं है, या जिन पे विचार, जिनका कोर्ट से लेना देना, कोर्ट उन पे फैक्ट इन इशू नहीं है, मतलब आर सो कनेक्टेड, लेकिन वो घटना से इस तरीके से कनेक्टेड है, ये उदाहरण हो ना तो समझ में आएगा आपको। वो घटना से इस तरीके से कनेक्टेड है विद ए फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, वो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो उससे मिलके एक क्रम बनाते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन का पार्ट बनते हैं। वो जो घटना हुई है उसका वो भी एक पार्ट बनते हैं वो, लेकिन फैक्ट ऑफ इशू नहीं है वो, लेकिन पार्ट सा प्रतीत होते हैं। तो ऐसे मामलों को जो है वो भी रेलेवेंट है। ये कहना क्या चाह रहा है, अब ये जो है ना, पहला सेक्शन के बाद इस चैप्टर का नाम बदल गया, ये हो गया क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। सरल हिंदी में क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, जो कौन से ऐसे तत्व हैं जो क्लोजली कनेक्टेड है मामले से, और जो मामले के बातों पर, मामले पर खुल के प्रकाश डालते हैं। एक मिनट बस, क्योंकि एक सेक्शन पढ़ाने के बाद दूसरा सेक्शन जब पढ़ाया जाता है तो तैयारी होती है पहले सेक्शन की, अब वो पढ़ा दिया जाता है। अब मैं सोच रहा था ये दूसरे लेक्चर में दूंगा, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पहले लेक्चर वो 20 मिनट में उड़ गया, तो अब दूसरे लेक्चर के लिए इतनी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो, क्योंकि एक्सपीरियंस से बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, मैं लिख रखा है वैसे, तैयार कर रखा। तो ये इस टॉपिक का नाम है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। अब जब उदाहरण से समझना, देखो आप, कोई घटना होती है तो उसकी घटना से तुरंत पूर्व या तुरंत बाद जो बातें मुलजिम कहता है या जो बातें गवाह देखते हैं या जो बातें घटित होती है, वो सारी की सारी बातें इस सेक्शंस में सिद्ध की जा सकती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? देखो मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में पूरा करना मुझे क्वेश्चन आपका।
देखो हो जाएंगे पूरे नहीं? हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। उदाहरण से दूंगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। तो घटना से पूर्व या पहले दिए गए जो भी बातें हैं वो इसका पार्ट हो सकती है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का, भले ही वो उससे रिलेवेंट ना हो, मतलब फैक्ट इन इशू ना हो वो। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, राजेश रमेश का चाकू से गला काट देता है। समझ लेना चाहती बात। राजेश रमेश का चाकू से गला काट देता है। सुरेश देखकर चिल्लाता है कि राजेश ने रमेश को मार दिया। दूसरे व्यक्ति ये बात सुनते हैं कि राजेश ने रमेश को मार दिया, तो हमारी फैक्ट इन इशू क्या है कि राजेश ने रमेश को चाकू से कत्ल कर दिया। ये हमारे फैक्ट इन इशू है, हमारे यहां फैक्ट इन इशू ये है। लेकिन कि राजेश, तो सुरेश ने देखकर चिल्लाता है, सुरेश देखकर चिल्लाता है कि राजेश ने रमेश को मार दिया। जो अन्य गवाह है, जो अन्य गवाह है, और भी बताऊंगा इसका। तो ये जो बात है ये ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, ये पूरे के पूरे। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन की बात है ये रिलेवेंट है और इसे कोर्ट में सिद्ध किया जा सकता है। इसके लिए क्या दिक्कत है कि जैसी सुरेश ने ये देखा कि राजेश ने चाकू मार दिया तो वो चिल्लाता हुआ भागा और उसने आके शोर मचाया, तो उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। वो एकदम निर्भय भाव से निकल के आया और उसने पब्लिकों की हेल्प के लिए ये चिल्लाना चालू कर दिया कि इनने चाकू मारा। अर्थात इसका ये जो स्टेटमेंट था ये स्पॉन्टेनियस था और इसका जो घटना थी उससे एक निकट का संबंध है, निकटता है इसकी। तो इसलिए ये जो जो सेक्शन 4 है इसके ये संव्यवहार में है, इसके ये संव्यवहार में कनेक्शन प्रदान करता है। क्या करता है? एक कनेक्टिविटी प्रदान करता है उसको, जो फैक्ट इन इशू पर प्रकाश डाल सकती है। भले ही वो फैक्ट इन इशू नहीं है लेकिन फैक्ट इन इशू प्रकाश डालती, कानून निर्माता चाहता। अच्छा आगे चलते, कानून निर्माता ये चाहता है इसमें हमसे घटना के कथन के बीच में एक, कि घटना और कथन के बीच समय स्थान तथा परिस्थितियों का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। अंधेरी रात में पुलिस गश्त पर है। पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को भागते हुए देखा। पुलिस वहां पहुंची, वहां एक आदमी करहा रहा था। पुलिस ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ। उसने बताया कि अनिल, सुरेश, मनोहर पुत्र सचन सचन उसे चाकू मार के गए हैं। पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है और वो आदमी मर जाता है। तो ये रेलेवेंट है भाई साहब, ये ध्यान रेलेवेंट है कि पुलिस ने उन्हें भागते हुए देखा, उसने नाम बताया, पिता का नाम बताया, गांव बताया मारने वालों का, और जिसके चाकू मारा गया उस पर इतना टाइम नहीं था कि वो झूठ बोल सकता, तो उसकी घनिष्ठता दिखाई। तो ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इश्यू ना होते हुए भी फैक्ट इन इश्यू के ट्रांजैक्शन में है उनको कोर्ट में सिद्ध किया जा सकता है। एक उदाहरण दे दिया सर आपको, ये दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति ने फोन उठाया, एक औरत ने फोन उठाया और फोन उठा के कंट्रोल रूम में लाया और फोन उठाते के साथ ही उन्होंने कहा हेलो कौन? बोली मैं फला फला जगह से बोल रही हूं, मेरी जान को खतरा है, मुझे मार देगा। इतना कह पाई। पुलिस 5 मिनट बाद वहां पहुंची तो औरत मरी पड़ी थी।
आरोप उस व्यक्ति पे लगा जो उसके साथ कमरे में रहता था, वो उसका पति था। तो उसके ये जो फैक्ट्स उन्होंने टेलीफोन किया और तुरंत ये बात बताई उसको कि पहुंचो पुलिस को, मुझे मार देगा, और कमरे में ही मारने वाला है इसका मतलब। तो उसके साथी कौन कमरे में मार सकता है, जबकि ये बात का कोई सबूत नहीं है कि कमरे से निकल के कोई आदमी गया या आया है। तो ये जो बात है ये एक ही समव्यवहार की है। तो ऐसी बातों को भी सिद्ध किया जा सकता है, अर्थात क्योंकि उस औरत के पास सोचने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था और ना वो झूठी कहानी कर सकती थी। तो इसलिए ये जो फैक्ट्स है ये एडमिटेड फैक्ट हो गया और ये एडमिसेबल है और कानून में ये मजिस्ट्रेट इस पर रिलायंस कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 सेक्शन आज आपके पूरे हुए। देखता हूं कल को कोई नया टॉपिक, नया सेक्शन, 5 सेक्शन चलाऊंगा कल को। लेक्चर नंबर होगा आपका, देखो ये समझना कोई आसान खेल नहीं है, बहुत गौर से। जो बातें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख देना और 2-2 3-3 बार इन लेक्चर्स को सुनना दोस्तों, तब कहीं जाकर ये मेरी बातें आपके पल्ले पड़ेंगी। और एक्ट पढ़ के, तो मेरा दावा है, एक्ट पढ़ के और कमेंट्री नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएंगी। ये समझ में तब आएंगी जब न्यायालय में खड़े होकर इन बातों पर माथापच्ची होगी। तो नमस्कार। अभी तो देखो फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन भैया, घिस लो, लगा लो तुम भी सब। नमस्कार।